अच्छा, अभी अगर मान लो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना हो तो मार्केट में कई तरह के म्यूचुअल फंड अवेलेबल है। हाँ, इसमें कौन सा लेना सही है? इसमें भी अगर आपके पास में कोई फ्रेमवर्क हो, हाँ जी, कोई स्टेप्स हो। बिल्कुल है। कई बार ना हम म्यूचुअल फंड्स को भी बहुत कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम म्यूचुअल फंड में भी हीरो बनने की कोशिश करते हैं कि कभी हम ना कोई सेक्टर या थीमेटिक फंड ले लेंगे कि बैंकिंग ग्रोथ फंड या आईटी इंडेक्स फंड, इस तरह का। इसमें मेरा सवाल एक सिंपल होता है कि जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो ना, तो आप हम्बल हो रहे हो और आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि किसी को मेरे से ज़्यादा पता है और वो डिसीजन ले। लेकिन अगर उसको आधे डिसीजन आप ही लेके दे रहे हो कि भाई मेरा पैसा ना बैंक में डाल, तो भाई फिर आप ही डाल लो। आप म्यूचुअल फंड वो वाले सिलेक्ट करो जहां आप फंड मैनेजर को के पास ये फ्रीडम है कि वो आपके पैसे को अपनी समझ के हिसाब से मैनेज कर सकते। आपको अगर अपनी समझ के हिसाब से करना है तो आप स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दो। ये बीच की खिचड़ी मुझे इंश्योरेंस में भी पसंद नहीं है, इन्वेस्टमेंट में भी पसंद नहीं है। तो म्यूचुअल फंड्स मुझे दो पसंद है, जो पैसे को सेफ रखना चाहते हैं, जिनकी एज मैं कहूँगा 50+ है, लेकिन वो थोड़ा इक्विटी एक्सपोजर चाहते हैं। उनके लिए उन्हें लार्ज कैप इंडेक्स फंड लेना चाहिए, फंड मैनेजर को भूल जाना चाहिए। अब ये थोड़ी मैं उल्टी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको एक समझाता हूँ क्यों। इस कैटेगरी में लार्ज कैप फंड का मतलब है कि भारत की 100 सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनियां। ये निफ्टी 50 के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट लगभग वैसा ग्रोथ देगा जी, ये मतलब अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हो, इसमें आप निफ्टी 100 में भी कर सकते हो, सेंसेक्स 30 में भी कर सकते हो, बट हाँ, वेगली उन्हीं 100 कंपनियों में से निवेश किया जाएगा। अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, तो बिल्कुल जो ग्रोथ निफ्टी 50 में आएगी 0.1% कट जाएगा फंड मैनेजमेंट फीस, और बिल्कुल निफ्टी 50 वाली ग्रोथ आने वाली है। अब ये क्यों करना चाहिए, मैं इसको रिकमेंड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप ये मान रहे हो कि मेरी रिस्क प्रोफाइल ऐसी है कि मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, मेरे को सेफ कंपनियों में रहना है। अब ये कंपनियां हैं ही 100। यूजुअली एक म्यूचुअल फंड में अगर आप एक्टिव फंड ले रहे हो जिसमें फंड मैनेजर अपना दिमाग लगा के फंड पिक करेगा, तो ऐसी एक स्कीम में 40-50 स्टॉक्स होते हैं, 30-40-50, लेकिन वहां फीस हो जाती है 1%। तो आप 1% फीस भी दे रहे हो और फंड मैनेजर के पास सिलेक्ट करने के लिए 100 ही ऑप्शन है, जिसमें से उसे 50 सिलेक्ट करने हैं। तो उसका परफॉर्मेंस निफ्टी 50 से ऊपर होने नहीं वाला है, क्योंकि उसके पास अपना इंटेलिजेंस दिखाने का स्कोप नहीं है। तो इससे अच्छा है हम वो 1% बचाएं और बोले हमको मार्केट में हीरो नहीं बनना, जो मार्केट का रिटर्न है हम तो वही लेंगे, और इंडेक्स फंड में आप निवेश कर दो। तो एक निफ्टी 50, सेंसेक्स 30, कोई भी लार्ज कैप टॉप 100 वाला आप इंडेक्स फंड ले लो। दूसरा एक ऐसा फंड होना चाहिए, क्योंकि एक जगह हम मार्केट पे अपने रिटर्न्स छोड़ रहे हैं, एक ऐसी कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप फंड। ये ऐसी कैटेगरी है, इकलौती ऐसी कैटेगरी है जहां सब कुछ फंड मैनेजर के ऊपर है। वो चाहे तो 50% लार्ज कैप में डाले, 50% मिड कैप में, 50% स्मॉल कैप में। इट्स फ्लेक्सी, जैसा नाम है, फ्लेक्सिबल। तो यहां आई एम बेटिंग माई मनी ऑन एन एक्सपर्ट एंड अ टीम ऑफ एक्सपर्ट। तो एक ये कैटेगरी मुझे पसंद है, ये मुझे हम्बल बनाती है कि मुझे कुछ नहीं पता, आप संभाल लो। लेकिन ऑफ कोर्स ये लार्ज कैप से थोड़ी ज्यादा रिस्की है। इन दोनों को चूज करने में कोई प्री रिक्विजिट या कोई ग्राउंड या कोई फंडामेंटल जिसको कंसीडर करना चाहिए, इसमें जाऊं कि इसमें जाऊं? जी, मोस्ट केसेस में आई थिंक अगर किसी की मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल है तो दोनों में जाना चाहिए। एक म्यूचुअल फंड कम हो जाता है, एटलीस्ट 2 म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। लेकिन अगर कोई 50+ है, 55+ है, अगले 10 साल में रिटायरमेंट है, और वो पहली बार इस मार्केट में एंटर हो रहा है म्यूचुअल फंड स्टॉक्स की दुनिया में, तो फ्लेक्सी कैप की वोलेटिलिटी थोड़ा उनको डरा सकती है। तो अगर आपका पहला कदम है, कोई बिगनर इन्वेस्टर है और एज भी ज़्यादा है, तो लार्ज कैप, सिर्फ लार्ज कैप कैटेगरी होना चाहिए। फॉर मोस्ट सैलरीड पीपल बिलो 45 जो कंफर्टेबल हैं, उनको ये दोनों रखना।